हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 7 ऑफ चार्ज चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे समरी को। तो पहला समरी में जो है सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि यदि चार्ज रुका हुआ है तो वो हमें क्या देता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो बड़ा बिग फैट पांडा बैठा हुआ है, मान लेते हैं इसका चार्ज कैपिटल क्यू, और इससे थोड़ा दूरी पे एक छोटा पांडा जिसका चार्ज हम ले लेते हैं स्मॉल क्यू बैठा हुआ है। तो इस बड़े पांडा की वजह से छोटा पांडा एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा, क्योंकि इस बड़ा पांडा छोटा पांडा की जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा रहा है और इस वजह से इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई लगेगा। लेकिन यह जब दोनों साथ में बैठा हुआ है चुपचाप, तब यदि ये दोनों चलने लगे तो यदि दोनों चलने लगे, मान लेते हैं ये बड़ा जो है चार्ज क्यू, ये क्यू चार्ज है, ये चल रहा है स्पीड वी क्यू से, और छोटा जो है सो चल रहा है स्मॉल वी क्यू से। तब यदि ये दोनों चार्ज का स्पीड सेम नहीं है, तब ये क्या फील करेगा, एक दूसरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, और इस पर जो फोर्स लगेंगे वो मैग्नेटिक फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेंगे। लेकिन यदि ये दोनों का स्पीड सेम हो जाए तो अब यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, जो लगेगा वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये दोनों चल रहे हैं डिफरेंट स्पीड से, तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर लगेगा। ये देखिए, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, वो भी लगेगा। तब उस केस में ये इसके पास दोनों चीजें आ गई। यदि दोनों का जो रिलेटिव मोशन है वो डिफरेंट है, तब ये फील्ड फोर्स करेगा, वो दोनों फोर्स फील करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। और ये दिया जाता है लॉरेंज के फॉर्मूला से। लॉरेंज का जो फोर्स फार्मूला है ये उससे दिया जाता है, जिसमें कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फील करता है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो सोर्स है चार्ज और जो एक्सपीरियंस करने वाला टेस्ट चार्ज है, दोनों का स्पीड सेम नहीं होता है। इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है एफएम, वो आप क्या देख रहे हो कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है वेलोसिटी और बी का, मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसका मतलब है कि ये फोर्स जो है वो किधर काम करेगा, वो काम करेगा भी के परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब है कि भी और बी प्लेन जो है उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा, प्लेन कॉन्टेनिंग भी एंड बी उसी के परपेंडिकुलर है। अभी तो ये सिंगल चार्ज है। यदि सिंगल चार्ज की जगह पर अब हम एक करंट ले लें और इसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रख देते हैं, तो सिंगल चार्ज में कितना फोर्स लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी क्रॉस बी। अब यहाँ पर सिंगल चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें चल रहा है, तो ये जो फोर्स फील करेगा पूरा वायर, वो हो जाएगा, चार्ज की जगह पर हम लिखेंगे करंट टाइम्स एल, भी की जगह पर लिखेंगे एल और बी की जगह पर बी ही रखेंगे, तो इतना फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर ये भी मैग्नेटिक फोर्स देख लीजिए, ये एल और बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स ये करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। और यहाँ पे एल का जो डायरेक्शन है वो किधर होता है, वो करंट के डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आई एल को करंट एलिमेंट कहते हैं, इसमें डायरेक्शन है करंट का और एलिमेंट है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो ये दूसरी बात हुआ। अभी आपने देखा कि जो इस पर फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, वो ये जो चार्ज मूव कर रहा है वो चार्ज के वेलोसिटी और बी दोनों पर ही परपेंडिकुलर है। अब यदि हम ऐसा करें कि एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक चार्ज को यहाँ से हम मूव करा दें ऐसे,
तो ए जो है सो एक सर्किल बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कहीं भी देखिए, हर जगह देखिए, ये इधर से इसका स्पीड है, तो जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो किधर लगेगा? भी और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। भी इसका इधर है और बी जो है सो नीचे है, इन टू द प्लेन है। यदि आप ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगाएं, राइट हैंड का रूल लगाएं, अपना राइट हैंड लीजिए, अब चारों फिंगर को भी के डायरेक्शन में रखिए और बी की और इसको कर्ल कीजिए, आपका थंब दिखाएगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, जो रेडियली इनवर्ड हो रहा है, हर जगह रेडियली इनवर्ड है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ये फोर्स। और यह फोर्स जो है सो प्रोवाइड कर देता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv² बाय आर। आर इसका रेडियस है। और ये फोर्स कितना आया? क्यू भी बी। क्रॉस प्रोडक्ट हटा दिए क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और यहाँ से आपको एक फार्मूला आ गया जो आपको याद रखना है कि आर जो आता है, इसका रेडियस जिस सर्किल में ये घूम रहा है, वो होता है उसका मोमेंटम डिवाइडेड बाय चार्ज टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका फॉर्मूला हो गया उसका रेडियस ऑफ सर्किल का, जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हो। तो यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट नहीं किया, भी इज नॉट परपेंडिकुलर, भी क्या लिखूं इसे, इज नॉट परपेंडिकुलर बी, तो भी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा भी परपेंडिकुलर और दूसरा होगा भी पैरेलल। ये दो कंपोनेंट होंगे। और दोनों कंपोनेंट में से क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर है वो आपको रेडियस देगा उस सर्किल का जिसमें वो चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर जो रेडियस आएगा वो आएगा एम भी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्यू बी। और ये जो पैरेलल है, जिधर फील्ड है उधर कुछ वेलोसिटी है, लेकिन फील्ड के डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है, तो यहाँ पर हम एस इक्वल टू वी टी का फार्मूला लगाएंगे। और एक टाइम पीरियड में जितना चक्कर में ये चक्कर लगा लेता है उतना देर में वो जो आगे बढ़ेगा उसको हम कहते हैं पिच। और पिच हो जाएगा जितना देर में वो आगे बढ़ेगा टाइम्स भी परपेंडिकुलर। और इसे आप जब निकालो तो ये आएगा 2 पाई एम भी पैरेलल बाय क्यू बी। ये आपका पिच आ गया। इसी में एक और बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो तो वो कितना आएगा, वो आएगा 2 पाई एम बाय क्यू बी। और यहाँ से आप निकाल सकते हो इसका फ्रीक्वेंसी न्यू, वो आ जाएगा क्यू बी बाय 2 पाई एम। और आप देख सकते हो कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी का। यह वेलोसिटी पर नहीं डिपेंड करता है। आप किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हो मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ये केवल डिपेंड करता है कि चार्ज कितना है उस पार्टिकल में, मैग्नेटिक फील्ड कितना है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको वेलोसिटी दिया है, और मास क्या है पार्टिकल का। तो वो पार्टिकल का जो क्यू बाय एम है, चार्ज और मास का रेशियो जो है, वो उस पर डिपेंड करता है। एक क्वांटिटी ये हुआ और दूसरा क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। इसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है कि ये डिपेंड नहीं करता उसका स्पीड पर। उसके बाद में चले, अभी तो हमने ये देखा कि किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड में जो है सो चार्ज को हम स्पीड देते हैं तो वो ऐसा कैसा बिहेव करता है, वो एक सर्किल में चक्कर लगाता है। इसके बाद हम चलते हैं कि यदि अब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें मान लीजिए आई करंट है, तो किसी भी पॉइंट पी पर जो है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कितना होगा, उसको हम देते हैं बियो-सेवार्ट लॉ से। और ई होता है एक कांस्टेंट म्यू 0/4 पाई, एक करंट एलिमेंट और डायरेक्शन, यहाँ से जहाँ पर ये है वहाँ से यहाँ तक का जो डायरेक्शन केवल ले रहे हैं, ये तो आर वेक्टर हो गया लेकिन हम केवल डायरेक्शन ले रहे हैं, और r², ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये आपको क्या दिखा रहा है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट दिखा रहा है। और ये बीम जो है वो करंट एलिमेंट के
डायरेक्शन में होता है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में नहीं होता है। ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट ये जो करंट एलिमेंट है उसके परपेंडिकुलर है, और आर जो है ये उसके परपेंडिकुलर है। यदि स्केलर में लिखना है इसे तो आप लिख सकते हो म्यू 0/4 आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर थीटा जो है सो एंगल है बिटवीन ये करंट का जिधर चल रहा है वो, और ये जो आपका आर वेक्टर है ये दोनों के बीच का एंगल। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है हमारे पास, तो इसकी वजह से इसके किसी एक्सियल पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो होता है म्यू 0, पहले तो कांस्टेंट लिखेंगे म्यू 0 करंट I/2, यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, और बाकी पावर यहाँ पर ठीक कीजिए आर स्क्वायर। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड किसी जगह पर यहाँ पर। और डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस। ये हमारा यदि एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस जो दिख रहा है और एक्स एक्सिस है, तो एक्स अलोंग एक्स एक्सिस होगा डायरेक्शन। वो कब एक्स एक्सिस को होगा कि माइनस एक्स एक्सिस होगा, वो डिपेंड करता है आपका करंट किधर चल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, आप यहाँ पर खड़ा होकर ये देखिए, यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन होगा अलोंग एक्स एक्सिस, और यदि क्लॉकवाइज चल रहा है तो डायरेक्शन होगा किधर, यहाँ पर इस फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। क्लॉकवाइज चलेगा तो डायरेक्शन होगा -I, उधर चलेगा। या फिर राइट हैंड कर्ल रूल से भी इसको कर सकते हो। यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखे हैं, यदि आप ऐसे राइट हैंड कर्ल रूल से भी देख सकते हो कि आप यहाँ पर खड़ा हो करके आप करंट के डायरेक्शन में अपना फिंगर को कर्ल कीजिए, आपका थंब जो दिखाएगा किधर जो है सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड कर्ल रूल भी यूज कर सकते हो। और इसी का स्पेशल केस है, यदि x इक्वल टू 0 कर दें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, सेंटर पे, और सेंटर पर इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, आर स्क्वायर। यहाँ पर ये 0 हो गया तो नीचे में आर क्यूब हो गया, आर स्क्वायर कट गया, म्यू 0I/2R। और डायरेक्शन फिर यहाँ पर आपको इसी तरीके से देना है। करंट को जो है या तो राइट हैंड कर्ल रूल से दीजिए या फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट को देख के दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ कह रहा है कि यदि आपके पास कोई एक लूप है, यहाँ पर लूप जो है क्लोज्ड लूप है, ये 2D पिक्चर है, 3D नहीं है, ये जस्ट लूप है, ये क्लोज सरफेस नहीं है। और यदि हर एक पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है तो उसका जो है dl के साथ में जो लाइन इंटीग्रल लेते हैं, मतलब b यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये छोटा सा एलिमेंट, यहाँ पर जो फील्ड है छोटा सा एलिमेंट, सब लेके यदि सम अप कर देंगे तो हमें आएगा कांस्टेंट म्यू 0 और सम ओवर जो करंट इनसाइड है वो। इसके अंदर मान लीजिए एक करंट ये है, एक करंट ये है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ये I1 है, ये I2 है, और ऊपर आ रहा है I3 है, ऐसे 3 ठो करंट है। तो यहाँ पर सम हो जाएगा म्यू 0। देखिए I2 ऊपर आ रहा है, इसको प्लस लिए, I1 नीचे जा रहा, उसको माइनस लिए, ये भी नीचे जा रहा है, इसको माइनस लिए। तो ऐसे ये बिल्कुल जो गॉस लॉ है उसी का जैसा है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में। गॉस लॉ में क्या करते थे, गॉसियन सरफेस लेते थे, और इसके अंदर में कुछ चार्जेस होते थे Q1 Q2 Q3। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहता था वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लेते थे, उसका फ्लक्स लेते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको डॉट प्रोडक्ट लेते थे ds के साथ में, और इसको पूरा जो सरफेस है उस पर हम इंटीग्रेट करते थे। तो फ्लक्स हो गया, वो कितना होता था, चार्ज इन साइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इसको देखिए और इसको देखिए, एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस लेते थे, यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो एम्पीरियन लूप ले रहे हैं। ये लूप है, इसको हम एम्पीरियन लूप कहते हैं।
एम्पीरियन लूप है ये। और लूप ले रहे हैं तो हमें डीएल करना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस तो यहाँ है नहीं, यहाँ जो भी है लेंथ है, तो इसका लाइन इंटीग्रल लेते हैं, यहाँ पर इसका सरफेस इंटीग्रल लेते हैं। और इक्वल टू यहाँ पर देखिए जो चार्ज इनसाइड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये 1 बाय एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट इक्विवेलेंट है म्यू नॉट के। तो म्यू नॉट कांस्टेंट हुआ, और यहाँ पर चार्ज इनसाइड में जो है वो लेते हैं, यहाँ पर करंट इनसाइड में जो है वो लेते हैं, चार्ज लेते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो ये है एम्पियर्स लॉ। नेक्स्ट देखते हैं 6-7। यदि एक करंट कैरिंग वायर है यहाँ पर आई, तो किसी पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बियो सेवर लॉ से हमने देखा कि वो कितना होता है, वो जो होता है म्यू 0 बाय 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। या फिर यहाँ पर यदि आर न लिखकर हम लिखें आर का यूनिट वेक्टर, तो यहाँ आर क्यूब ना होकर हो जाएगा आर स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है आपको, वो तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है करंट डीएल की वजह से, लेकिन ये यदि पूरा इन्फानाइट हम ले लें, काफ़ी लॉन्ग है ये, लॉन्ग है। लॉन्ग कहने का मतलब है कि इसका जो लेंथ है, जिसकी मान लीजिए इसका लेंथ एल है, वो एल मच मच ग्रेटर देन ये जो डिस्टेंस है जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तब हम कहते हैं कि काफ़ी लंबा है। तो इन्फानाइट वाला केस हम ले लेंगे, और उस केस में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो कितना आता है, वो आता है म्यू 0 करंट बाय 2 पाई डी। डायरेक्शन आप जो है राइट हैंड कर्ल रूल से यूज कीजिए, अपना राइट हैंड लीजिए, करंट के डायरेक्शन में रखिए, और जिधर आपको फील्ड निकालना है वहाँ पर आप आइए, आपका थंब जो है सो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस केस में अंदर की ओर दिखा रहा है, परपेंडिकुलर गोइंग इनसाइड द स्क्रीन। ये तो इन्फानाइट हो गया ना, लॉन्ग हो गया। यदि लॉन्ग नहीं रहे तो मान लेते हैं हमारे पास इतना ही बड़ा ये वायर है, और किसी पॉइंट यहाँ पर हमें डी पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि इसका दोनों एंड कितना बड़ा एंगल बना रहा है। मान लीजिए ए जो एंगल है वो है θ1, और ए एंगल जो है सो θ2 है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा पी पॉइंट पर, वो कितना हो जाएगा, म्यू 0 यहाँ पर कितना था, आई बाय 2 पाई डी था, उसका डबल कर देंगे 4 पाई डी, और यहाँ पर ये साइन का एंगल ले लेंगे, साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो ये जनरल केस हो गया थोड़ा सा। और आप देखिए यदि इसी को हम θ2 को इन्फिनिटी कर दें, तो ये वायर जब वो इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो θ2 90 हो जाएगा, θ1 भी 90 हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और कट के नीचे में 2 पाई डी आ जाएगा, जो कि वही क्वेश्चन है, वही सिचुएशन है। ओके, इसके बाद में हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड। लॉन्ग सोलेनोइड है। सोलेनोइड क्या है, इस तरह का, ये जो लूप है बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये काफ़ी डेंस है। और दूसरी बात में ये लॉन्ग, हम लॉन्ग लिए हैं, लॉन्ग का कहने का मतलब है ये जो इसका लेंथ है वो मच मच ग्रेटर देन इसका डायमीटर जो है। तो इसके बीच में एकदम अंदर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम होगा, और वो कितना होगा, वो होगा आपका, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, बी जो है अंदर में वो हो जाएगा म्यू 0 एन आई। और डायरेक्शन म्यू 0 तो कांस्टेंट है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई तो करंट है। और डायरेक्शन आपको करंट देख के करना पड़ेगा। आप जो अपना राइट हैंड कर्ल रूल फिर यूज कीजिए, आप करंट के डायरेक्शन में अपना चारों फिंगर को कर्ल कीजिए, आपका थंब का डायरेक्शन दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इस केस में देखिए मैग्नेटिक फील्ड राइट में है इधर। अब सोलेनोइड को ही यदि हम ये जो लंबा न रख करके हम कुछ ऐसा करें, इसको हम जोड़ते ऐसे से ले जाएं और ऐसे से घुमा के जोड़ दें, तो ये हमें एक टोराइड बन गया, इसको हम टोराइड कहते हैं। तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कुछ नहीं, यही होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर जो है सो हमारा पूरा लेंथ कितना है, यदि मान लीजिए इसका रेडियस r है, तो लेंथ हो गया हमारा n इक्वल टू क्या लिखेंगे, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट
लेंथ, लेंथ कितना है, एन टर्न्स है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके एन टर्न्स है, ये पूरा लेंथ है 2 पाई आर। उसी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैपिटल एन बाय 2 पाई आर टाइम्स आई, या फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आया म्यू जीरो एन आई बाय 2 पाई आर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फार्मूला को याद रखने के बजाय केवल सोलेनोइड को याद रखिए, और बस ये याद रख लीजिए कि जब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा तो आप स्मॉल एन निकाल लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ओके, और डायरेक्शन आपको फिर वही करंट को देख के करना है। करंट के डायरेक्शन में अपना चारों फिंगर राइट हैंड का कर्ल कीजिए, थंब आपको दिखाएगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। इसके बाद में है कि देखिए दो ठो यदि करंट कैरिंग वायर जो है वो आसपास है, और यदि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें मान लीजिए करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और वही यदि ये दोनों में जो करंट है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये रिपेल या अट्रैक्ट करने का जो फोर्स है, अट्रैक्ट और रिपेल का, वो कितना होता है, ये पर यूनिट लेंथ का यदि हम बात करें, पर यूनिट लेंथ में ये जो फोर्स लगता है वो हो जाएगा म्यू जीरो I1 I2 बाय 2 पाई दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इतना फोर्स लगता है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट इसका लेंथ में। इसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है। ये जो फोर्स है ये रिपेल फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है डी है। करंट I1 I2 चल रहा है। ओके, तो इस तरह से यदि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिपेल करेंगे। इसके बाद देखते हैं यदि हमारे पास एक कोई लूप है और इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है I, तो इसका एरिया को I से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं उसे मैग्नेटिक मोमेंट। करंट को हम एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं इसे मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यूजुअली मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, और डायपोल मोमेंट भी कह सकते हो। यहाँ पर जो करंट का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे हम जानेंगे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है, इस एरिया का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन में हो सकता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो वो हम करंट में इसमें जो करंट बह रहा है उधर अपना चार, फिर राइट हैंड का रूल यूज करेंगे, अपना राइट हैंड लेते हैं, इसके चारों फिंगर को कर्ल करंट के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, उसको घुमाते हैं, थंब हमें दिखाता है डायरेक्शन कि इसका डायरेक्शन किधर है। इस केस में म्यू का डायरेक्शन अपवर्ड है। यहाँ पर हम दो डायरेक्शन यूज करते हैं, ये अपवर्ड के लिए वर्टिकली अपवर्ड, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए यूज करते हैं। तो ये आया करंट मैग्नेटिक मोमेंट। इसके बाद में यदि इस लूप को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं क्रॉस से, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है टू द स्क्रीन गोइंग इनसाइड द स्क्रीन। और यहाँ पर यदि हम किसी लूप को रख देते हैं, करंट कैरिंग लूप को रख देते हैं, तो ये जो है सो इस पर एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और वो टॉर्क होता है M क्रॉस B। ये बिल्कुल आप यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैच करा कर देख सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में भी यदि कोई डायपोल को हम रख देते हैं -q + q, इसका डायपोल मोमेंट P है, इसे जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो वहाँ पर ये जो टॉर्क फील करता था वो था P क्रॉस B। मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर सेम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट विथ माइनस साइन, ये पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर भी वही एनर्जी होता था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, बिल्कुल सेम। ओके, इसके बाद देखते हैं हम
गैलोनोमीटर को। गैलोनोमीटर तो कई तरह के होते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने स्टडी किया वो था मूविंग क्वाइल गैलोनोमीटर। उस गैलोनोमीटर में क्वाइल जो है वो मूव करता था। उसमें एक सिलेंडर जो है, सिलेंडर का एक शेप में दो ठो स्पेशली डिजाइंड ये मैग्नेट है, घोड़े के नाल की तरह, हॉर्सू की तरह। वो ऐसा है कि इस पर हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो इस सिलेंडर पर परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। और इसी में जो है सो सिलेंडर के चारों तरफ हम वायर को टर्न कर देते थे, क्वाइल बना देते थे। ये क्वाइल हो गया। और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा रहता था। स्प्रिंग का अपना टॉर्शनल कांस्टेंट है के। और इक्विलिब्रियम में ये जो टॉर्क फील करता है स्प्रिंग, और करंट फ्लो करने के वजह से यहाँ पर जो टॉर्क फील करता है क्वाइल, अभी आपको दिखाया यहाँ पर कि किसी भी लूप में आप टॉर्क फील करोगे। और यहाँ पर जो है एंगल है एम और बी के बीच का वो 90 डिग्री है ऑल द टाइम, क्योंकि स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से। तो टॉर्क यहाँ पर जो है सो हमेशा एम बी होता है। एम का मतलब है इसका जो करंट ले लिए हम, एरिया ए है, करंट आई है बी, इतना हर समय। और यदि इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इतना टॉर्क लगेगा। ये मैग्नेटिक टॉर्क है। इतना ही टॉर्क को बैलेंस करता है स्प्रिंग, उसका होता है वैल्यू ये टॉर्शनल कांस्टेंट टाइम्स सम एंगल फाई, कितना एंगल से रोटेट कर गया। यहाँ पर आप जो है सो पॉइंटर लगा दिए हैं, ये कितना रोटेट किया वो यहाँ पर दिखेगा। तो इस तरह से आपको जो फाई आया था वो आ गया है, फाई कितना रोटेशन एंगल है वो आया एन आई ए बी डिवाइडेड बाय के। और यदि हम करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन करें यहाँ से कि कितना डिफ्लेक्शन एंगल है पर यूनिट करंट एरिया, वो आता है एन ए बी बाई के। और ए जो है सो प्रोपोर्शनल आप है एन के, ए के, बी के। लेकिन सबसे अच्छा है कि हम एन को ही बढ़ा दें, क्योंकि बाकी चीज़ों में हमें इसका साइज को बढ़ाना पड़ेगा। एरिया बढ़ाना मतलब साइज बढ़ाना, बी बढ़ाना मतलब मैग्नेट का साइज को बढ़ाना। और के को तो छोड़ कम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि के को यदि कम करेंगे तो स्प्रिंग बहुत लूज हो जाएगा। तो ये है करंट सेंसिटिविटी। इसको सेंसिटिविटी बढ़ाने का सबसे अच्छा रास्ता है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, वो इसको साइज को नहीं चेंज करेगा। और दूसरा है इसी में करंट सेंसिटिविटी के बाद में यही जो है जब वोल्टेज भी मेजर कर सकता है। गैलोनोमीटर को हम यूज कर सकते हैं करंट मेजर करने में या वोल्टेज मेजर करने में। जब ये वोल्टेज मेजर करेगा तो यहाँ पर इसका जो यही सेम फार्मूला है एन ए बी बाई के। आई को जो है सो रिप्लेस कर देंगे V इक्वल टू आई आर से, जो कि हमारा ये है ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ से रिप्लेस करेंगे। और आर रेजिस्टेंस है क्वाइल का, और भी जो एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आई को लिख सकते हैं V बाय आर। और अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसके पहले देखा था करंट सेंसिटिविटी। ये कितना आया, ये आया एन ए बी बाय के आर। और यहाँ पर एन जो है वो प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस मोर और लेस जो डबल ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स आर, और उसको लिखिए सम कांस्टेंट टाइम आर ए बी बाई ए के जो है सो टॉर्शनल कांस्टेंट है, आर खत्म हो गया तो आपका आ गया सी ए बी बाय के। ये है सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा नंबर, इसको या तो आप एरिया बढ़ाइए, आने जो सिलेंडर आपने लिया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाइए, आने रेडियस बढ़ाइए, या फिर बी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाइए जो कि मैग्नेट के थ्रू होगा। आप मैग्नेटिक का साइज बढ़ाइए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाइए, वो कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम आपको बताया भी, तुरंत ही बताया कि गैल्वेनोमीटर को आप यूज कर सकते हो करंट मेजर करने के लिए, और अब आप यूज कर सकते हो वोल्टेज मेजर करने के लिए भी। तो इसे जब हम करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं तब हम उसे कहते हैं एमीटर। और इसके लिए क्या करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर में अपना तो कोई रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि देखिए क्वाइल है, ये तार है, और ये तार में जो है तो रेजिस्टेंस है, तो वो अपना कोई रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं उसको हम कहते हैं आर जी। इसको जब करंट में हम मेजर करते हैं, करंट जब एमीटर बनाते हैं, इसको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं एमीटर में, तो हमें क्या करना होता है, एक शंट इसमें लगाना पड़ता है जो पैरेलल में होता है। और इसे हमेशा जब भी मेजर करते हैं करंट तो हम सीरीज में लगाते हैं। ये पूरे जो सिस्टम हो गया अब हमारा
एक गैल्वेनोमीटर और इन पैरेलल एक शंट, ये कहलाता है हमारा एमीटर। ये बैटरी है। आइडियल एमीटर कौन होता है? आइडियल एमीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस एमीटर का वो 0 होता है। इस केस में मैंने क्या किया, पैरेलल में लगा दिया ये शंट को। शंट जो है सो उसका रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है गैल्वेनोमीटर से। और ये जब बहुत ही छोटा होता है तो ये पैरेलल में है। पैरेलल में याद कीजिए कि यदि आपको 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस रखा हुआ है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटा होता है, ये दोनों में जो छोटा है उससे भी छोटा। 2 रेजिस्टेंस R1 R2, इसमें जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा होता है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इसको हम यदि बहुत छोटा कर दें, इसको हम कर दें मान लीजिए 0.1 ओम, और ये है 50 60 100 ओम है, तो ये 0.1 ओम से भी छोटा हो जाएगा। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है सो लगभग आइडियल एमीटर हो गया, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 हो गया। और इसका फायदा ये होता है कि जो करंट इसमें ड्रॉ कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा करंट यहाँ पर एक्स्ट्रा करंट नहीं, ये जो करंट है उसको कम नहीं करता। मान लीजिए इसको डायरेक्ट हम यूज करते गैल्वेनोमीटर को, तो अच्छा खासा इसका रेजिस्टेंस है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो जो करंट यहाँ से बैटरी से फ्लो करेगा वो कम हो जाता। लेकिन अब हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को बहुत कम कर दिया, ऑलमोस्ट 0 कर दिया है। तो जो करंट यहाँ से आ रहा था शुरू में विदाउट कनेक्टिंग दिस गैल्वेनोमीटर मीन्स एमीटर, तो करंट अब भी मोरलेस वही आएगा। तो इस तरह से हम इसको एमीटर एज एमीटर यूज करते हैं। और दूसरा है वोल्ट मीटर। इसको वोल्टेज मेजर करना है, तो वोल्टेज कहाँ मेजर करते हैं? एक्रॉस सम डिवाइस, सम रजिस्टर, सम एलिमेंट। ये रजिस्टर हमारा है, ठीक है, ये 2 रजिस्टर है, ये बैटरी लगा हुआ है, ये R1 है, ये R2 है। हम चाहते हैं कि इसके बीच में कितना वोल्टेज है वो पता करने के लिए। तो हम यदि गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा दें, इसका अपना रेजिस्टेंस है, और यदि उसके बाद में क्या होगा, अब जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जो है बहुत कम हो गया, बहुत कम नहीं हो गया, चेंज हो गया। और चेंज होके क्या कम हुआ या ज़्यादा हुआ? ये दोनों मिलके रेजिस्टेंस को कम कर देंगे ना। पैरेलल में रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा छोटा से भी कम होता है, तो इससे भी कम हो जाएगा, तो कम हो गया रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कम हो गया तो इससे जो करंट ड्रॉ कर रहा है तब ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है। ये तो बेकार का चीज़ हो गया, हम मेजर करने गए और करंट को ही अल्टर कर दिए, तो जो मेजर करेंगे वो सब गलत आएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, हमें एक ऐसा वोल्टमीटर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पर एक हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस R0 लगा देते हैं, और ये R0 जो है सो बड़ा होता है, ये RG से ज़्यादा ले लेते हैं कम से कम। या फिर ऐसे कर लीजिए कि ये जो यहाँ पर बाकी जो एलिमेंट्स का करंट रजिस्टर है उससे ज़्यादा लेते हैं। अब रिजल्ट क्या हुआ, ये आपका जो है सो एक वोल्टमीटर बन गया। अब इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा हो गया। और रिजल्ट क्या होगा, इससे होकर कुछ भी करंट फ्लो नहीं करेगा, जो भी करंट है वो सभी लगभग इसी से फ्लो करेगा। तो ये जो सर्किट आपको जो दिख रहा है, एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होता है पैरेलल में? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटा से भी छोटा होता है, यही ना। और यदि दूसरा वाला जो है छोटा से भी छोटा होता है, मिनिमम ऑफ R1 एंड R2। और यदि एक दूसरा वाला जो है बहुत बड़ा हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, तो ये चला आता है R2 के बराबर। तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल का कितना हो जाएगा, R2 के बराबर हो जाएगा। तो शुरू में भी R2 था, अब भी R2 है, तो जो एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ कर रहा था अब नहीं करेगा। तो इस तरह से वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम एक वोल्टमीटर बनाते हैं। ये वोल्टेज नहीं, वोल्टमीटर लिखना चाह रहे थे। तो वोल्टमीटर में क्या करते हैं, हम एक लार्ज रेजिस्टेंस जो है उसको सीरीज में लगा देते हैं। एमीटर में क्या करते हैं, एक बहुत ही छोटा जो शंट रेजिस्टेंस कहते हैं उसे हम पैरेलल में लगा देते हैं। इससे रिजल्ट ये होता है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, ऑलमोस्ट 0। और इस केस में वोल्टमीटर के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी के करीबन हो जाता है। और तब हमें यहाँ से करेक्ट इसका वोल्टमीटर जो करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है, जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस, वो हमें सही सही पता चल जाता है। तो ये था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का चैप्टर, जिसका समरी हमने आपको बताया। इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।